नमस्कार दोस्तों, CMICS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित आज़ाद आप सभी का इस ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चलिए, तो हम आज से मध्य प्रदेश करंट अफेयर के एक नए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन में हमारे पास पहला जो सब्जेक्ट है वो है रामसर साइट्स। ओके, लगातार आपसे बात होती रहेगी मध्य प्रदेश करंट अफेयर को लेकर के। तो आज बिना समय गवाए हम सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स। फिलहाल मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स को अगर हम एक दूसरे नज़र से देखें तो पहले ये समझते हैं कि आखिर जो है रामसर साइट्स की वर्तमान स्थिति क्या है और आखिर खबरों में क्यों है वर्तमान की खबरों में रामसर साइट्स, क्या इनका खासा महत्व है, रामसर साइट्स का मध्य प्रदेश को लेकर के इसकी क्या स्थिति है और देश और दुनिया भर को लेकर के इसको संरक्षण और इसकी पर्यावरणीय महत्वता को लेकर के क्या खास बातें चल रही हैं। बात करेंगे इन सभी पहलुओं पर। तो सबसे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही, भाई पता होगा आपको, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारी रामसर साइट्स हैं, जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं, उनकी भी संख्या लगभग 75 पहुँच गई है। लगभग क्या है, पूरी ही 75 पहुँच गई हैं। और अभी हाल ही में इससे पहले जो है लगभग 64 रामसर साइट थी और उन 64 के बाद 11 और जुड़ गई हैं, तो इसके बाद लगभग 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये 13 अगस्त की खबर है और PIB ने इस खबर को डील किया है। तो मैं समझता हूं कि अभी हम इस खबर को यहीं देखते हैं। एक छोटी सी बात बस हम ये कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स जब जो ये 11 बढ़ाए गए थे, इनमें मध्य प्रदेश की एक साइट्स बढ़ाई गई थी। चलिए, इस एक से कोई खास मतलब नहीं है, हम ये समझते हैं मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स की कितनी संख्या है। तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स की कुल संख्या हो चुकी है 4। दरअसल बात यह है कि केवल एक महीने के दरमियान जो है मध्य प्रदेश में लगभग 3 नई रामसर साइट्स को जो है सम्मिलित किया गया है। 3 नई रामसर साइट्स जो है, जो मध्य प्रदेश में है, उन्हें वैश्विक स्तर पे रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है। फिलहाल देखें तो 2002 में हम बात करेंगे। अभी आगे जो है एक ही रामसर साइट हुआ करती थी मध्य प्रदेश के पास और वो है भोज वेटलैंड, परंतु अब मध्य प्रदेश के पास 4 रामसर साइट्स हैं। तो क्या है ये रामसर साइट्स और क्या खासा इनका महत्व है, क्यों इनकी उत्पत्ति होती है, क्यों इनके संरक्षण को लेकर के इतनी बातें चल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रामसर क्या है और ये आर्द्र भूमियाँ क्या हैं। तो आर्द्र भूमियों को समझने के लिए हम चलते हैं आर्द्र भूमि की ओर। ओके, तो आर्द्र भूमियों को समझते हैं कि आर्द्र भूमियाँ क्या हैं। तो रामसर सम्मेलन आगे बात करेंगे। ईरान के रामसर शहर में ये सम्मेलन हुआ। तो रामसर सम्मेलन में जो है ये पंख भूमि, पीठ भूमि और प्राकृतिक स्थिर अथवा गतिमान जल, ताजा अथवा खारा जल, लवण अथवा अलवण जल, ठीक है, और इसके अंतर्गत वे सारे क्षेत्र आते हैं जो इन तमाम सारी गतिविधियों से घिरे हैं। इसके अलावा जो है निम्न ज्वार के समय जिनकी गहराई लगभग 6 मीटर के आसपास है। देखिए, इन्वायरमेंट में जब हम आर्द्र भूमियों को पढ़ते हैं तो एक खास बात यह है आर्द्र भूमियों को लेकर के, ओके, चलिए देखिए, एक ऐसा क्षेत्र है, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो आमतौर पे यह एक इस प्रकार का लैंडस्केप दिखाता है। एक ऐसा भ्रंश क्षेत्र होता है, भ्रंश क्षेत्र, जहां पे आकर के आपकी वाटर बॉडी ठहरती है, जल जो है यहाँ पे आकर के ठहरता है। अब जाहिर सी बात है, किसी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जल आसपास आकर के ठहर रहा है, तो जल ठहरता है, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में अपने आप एक इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिस्टम डेवलप होने लगता है। और उसकी सबसे खास बात यह है कि उसके आसपास जो है शैवाल, ग्रीन हरित क्षेत्र विकसित होता है और जो माइक्रोप्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं, उसके साथ ही जब आप जानते हैं जल पारतंत्र विकसित होता है तो कई सारे सूक्ष्म जीवों का वहाँ पे प्रसार होता है। यही नहीं, यह पानी जो है काम आता है सिंचाई में। उसके अलावा अगर आपने हर गांव क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा तो हमारे गांव में, लगभग भारत में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, हर गांव में अपने आप में एक तालाब होता था। इसका मेन काम होता था कि उस आसपास के गांव में जितना भी पानी बरसता है, एक समय के बाद सारा पानी उसमें संग्रहित हो जाए। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि बाढ़ के समय वो पानी उसमें भर जाता है और फिर एक समय के बाद जो है ये पानी जो है धीमे धीमे जो है पर्कुलेशन के द्वारा भूमि के अंदर पहुंचता है। इसका मतलब है कि यह पानी भूमिगत होता है
और फिर एक समय के बाद इसी वाटर का उपयोग, इसी वाटर बॉडी का उपयोग हम किस में करते हैं, इसी वाटर बॉडी का उपयोग होता है जो है बाद में भूजल संग्रहण में। मतलब ये जो भूजल संग्रहण होगा है बाद में इसका उपयोग सिंचाई के लिए होगा या ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी उपयोग हो सकता है। अब आप देखिए कि ये जो वेटलैंड है ये किस लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। दूसरा, यह एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पे यदि मान के चलिए बारिश ज्यादा होती है और यदि यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होती है, तो यह मृदा अपरदन होने के बाद ये सारी मृदा भी जाकर के कहाँ एकत्रित होगी, उस वेटलैंड एरिया में। तो इसका मतलब है यहाँ पे आसपास आपको दलदली भूमि केवल जल नहीं है बल्कि आसपास एक ऐसी वाटर बॉडी भी है जो अपने आप में जल के साथ डूबी हुई है, इसीलिए इसे कहा गया है आर्द्र या नम भूमि। अब इसका काम क्या है, ये इतनी उपजाऊ भूमि है कि आप इसके आसपास किसी भी प्रकार का उत्पादन देख सकते हैं। तो यही कारण है कि यदि मानवीय गतिविधियां नहीं है तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर एक भरा पूरा आपको पारितंत्र दिखाई देगा। चलिए इस पारितंत्र को थोड़ा एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से समझते हैं कि आखिर यह कैसा उपयोग रखती है। चलिए ओके, देखिए एनवायरमेंट, पर्यावरण। ओके, देखिए अगर आप पर्यावरण के दृष्टिकोण को देखोगे तो जो पर्यावरणीय पारितंत्र है, पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र शब्द 1935 में एजी टॉन्सले ने दिया था। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा क्षेत्र जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अनन्योन्य क्रिया करता है वह पारितंत्र कहलाता है। यानी जो प्रकृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का एक सम्मिलित क्षेत्र शामिल होता है। ओके, ये सब आप एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो पारितंत्र है यह दो प्रकार से है, एक है जल पारितंत्र और एक है स्थल पारितंत्र। अगर आप देखोगे जो जल पारितंत्र है उस जल पारितंत्र के भी दो हिस्से हैं। यहाँ पे आपको दो हिस्से देख रहे हैं। मूलतः जल पारितंत्र के तीन हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक जल पारितंत्र है, मतलब एक लोटिक है और एक लैंटिक है। वो हम देखेंगे, लोटिक यानी कि एक बहता हुआ जल है और एक स्थिर जल है। थोड़ा सा इससे हम इस ग्राफ की ओर आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जो जलीय पारितंत्र होता है वह एक स्वच्छ जल का पारितंत्र है और एक सागरीय पारितंत्र है। यानी कि ये है हमारा स्वच्छ जल है, ताजा जल है, और ये हमारा खारा जल है या लवणीय पारितंत्र है। इसके अलावा एक और पारितंत्र है जो कि जो है ट्रांजिशन जो है इकोसिस्टम को दिखाता है। ट्रांजिशन यानी कि संक्रमणकालीन पारितंत्र को दिखाता है। इसमें एस्चुरी है, इसमें मैंग्रोव है और इसी में है हमारे वेटलैंड। ओके, उम्मीद है आप एनवायरमेंट की दृष्टिकोण से भी इसे समझ पा रहे होंगे कि कहां पे आर्द्र भूमियां शामिल की गई हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट में एक और हिस्सा है और वो हिस्सा है बायोम। बायोम क्या होता है, थोड़ा सा बायोम को भी देखते हैं। देखिए एक ऐसा जैव क्षेत्र होता है, बायोम से भी आप समझ रहे हैं, बायोम यानी कि अंग्रेजी भी बायो यानी कि जैविक क्षेत्र है। एक ऐसा जीवोम है जो समुद्र के किसी बड़े भूभाग के क्षेत्र के आसपास होता है। यानी सभी मौसम भूगोल निवासियों में समानता दिखाई देती है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। देखिए ये क्या है, बायोम जो है एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पे समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समान जलवायु बोले तो यानी कि लगभग तापमान, वर्षा, मृदा की एक समतुल्यता पाई जाती है और वहां के जो जीव हैं उनमें एक विशेष प्रकार की समानता पाई जाती है। तो जैसे अगर आप ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हैं तो जैसे आप देखते हैं लगभग जो आपका उष्णकटिबंधीय यानी कि एक आपका ट्रॉपिकल एरिया है, टेम्परेट एरिया है, सब पोलर एरिया है, पोलर एरिया है। इन सभी में आप देखोगे जैसे मानसूनी जलवायु हो गई, सवाना तुल्य जलवायु हो गई, फिर मरुस्थलीय तुल्य जलवायु है, चीनी तुल्य है, प्रेरी तुल्य है, इसके अलावा भूमध्य सागरीय है। ये जो आप 12 बड़े पारितंत्र यानी 12 बड़े जो आप जो है जलवायु क्षेत्र पढ़ते हैं, उन्हीं जलवायु क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार ये जो जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं, दरअसल इनके बांटने का जो लॉजिकल आधार है वह आधार इसी आधार पे है कि वर्षा कैसी है, तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी है और इसके साथ साथ मृदा का स्वरूप कैसा है। उसी के आधार पे ये पूरा बायोम डेवलप होता है, क्योंकि एक विशिष्ट जलवायु एक विशिष्ट जीव बोले तो एक विशिष्ट बायोम को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे इसी संदर्भ को दिखाया गया है बायोम। इसका मतलब है एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होगा जो उस बायोम को दिखाता होगा। तो क्या हमारे वेटलैंड का भी कोई एक स्पेसिफिक बायोम है? तो देखिए ये हमारा जैव क्षेत्र है जहां पर रहने वाले जीव जंतु तथा बड़े पेड़ पौधे रहने की उनकी सामान्य विशेषता लगभग एक जैसी होती है। ओके,
देखिए बायोम मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, यह भी स्थलीय बायोम होता है और एक जलीय बायोम। चलिए, तो जाहिर सी बात है जो हमारा बायोम है वह जलीय बायोम को दिखाता होगा। बायोम के क्या लक्षण हैं इसे आप एनवायरनमेंट में देखेंगे। देखिए, ओके, तो बायोम हो गया हमारा जीव जंतु और पेड़ पौधे जिनमें रहने वाले सामान्य विशेषता लगभग एक जैसी होती है। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, स्थलीय बायोम है और जलीय बायोम है। अगर हम जलीय बायोम को देखें तो जलीय बायोम में कई टाइप्स हैं। इनमें एक स्पेसिफिक टाइप है हमारे पास प्रवाल भित्ति और एक है हमारे पास आर्द्रभूमि बायोम। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि बायोम में भी हमारे पास जलीय बायोम है और जलीय बायोम में कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे खुला समुद्र हो सकता है, प्रवाल हो सकती हैं और आर्द्रभूमियां हो सकती है। तो इन्हीं में से आर्द्रभूमियां भी हमारी किस में आएंगी? जलीय बायोम में। तो ये तो हुआ ओवरऑल जो है कि हमारी आर्द्रभूमियां को जो है इन्वायरमेंट, इसका इंपोर्टेंस क्या है। अब इन्वायरमेंट इंपोर्टेंस के बाद थोड़ा सा इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और आखिर इसे क्यों इतना कंजर्वेट करने की बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से ऐतिहासिक पहलू के साथ। चलिए, ओके, ओके, चलिए देखिए, तो चलिए रामसर साइट्स के बारे में बात हो चुकी है कि रामसर साइट्स क्या हैं। ठीक है, स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो या जल में डूबा हो आर्द्रभूमि है। चलिए, आर्द्रभूमि के लिए हुआ है विश्व में एक समझौता, जैसे आप रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सब के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी होगी, इसलिए इस मुद्दे पे हम उतनी ही बात करेंगे जितनी आवश्यक है। देखिए, आप देख सकते हैं 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के रामसर में जो है यह सम्मेलन किया गया। ईरान के रामसर में, ईरान आप समझ रहे हैं मध्य एशिया में एक जगह है और ईरान के जो रामसर, जो ये जो जगह है ईरान में रामसर, यह कैस्पियन सागर के कोस्टल रीजन पर मौजूद है। रामसर है ना, रामसर जो है वो ईरान के कैस्पियन सागर के कोस्टल रीजन पे मौजूद है। अब यहां पे होता है 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन। क्या था ये खास सम्मेलन? इस सम्मेलन में ये बात की गई थी कि हम ऐसी आर्द्रभूमियां जो लगातार नष्ट हो रही हैं, एक ऐसा वेटलैंड एरिया है, एक ऐसी नम भूमि है जो कि वाटर कंजर्वेशन का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि हर एक लैंडस्केप मॉडल पे आप देखोगे हर जगह ऐसी भ्रंश, ऐसे नितल क्षेत्र आपको दिखाई देंगे जहां पे वाटर आकर के कंजर्वेट होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे भूमि का समतलीकरण बढ़ रहा है, सबसे पहला। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही है, जैसे जैसे जो है न सिर्फ आबादी बल्कि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। इन सब के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आवश्यकता जो है उत्पादन की बहुत ज्यादा है, और जैसे कि हमने अभी बात की कि वेटलैंड एक बहुत ही उपजाऊ भूमि भी है, तो लोग वेटलैंड में क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो तेजी से वेटलैंड का ह्रास हो रहा है। यही नहीं बल्कि सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब ये क्षेत्र जो है प्राइवेट भूमियों के पास आ रहे हैं, निजी क्षेत्रों के पास हस्तांतरित हो रहे हैं, और इसकी वजह से भी इनका तेजी से ह्रास हो रहा है। और इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसमें एक बहुत खास समस्या है कि अगर कोई जल पारतंत्र है जहां कोई स्पेसिफिक प्रजातियां हैं, कोई इंडिजीनियस स्पेसिफिक प्रजातियां हैं, तो उनकी भी हंटिंग चल रही है, वहां भी शिकार चल रहा है, वहां भी अवैध उत्खनन चल रहा है। इन सब के चलते भी इनका ये लगातार क्षरित हो रही हैं। तो इनको संरक्षण देने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान में यह सम्मेलन किया गया, रामसर सम्मेलन, और दुनिया भर के देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए ताकि हम वेटलैंड को संरक्षित कर पाएं। चलिए देखिए, थोड़ा सा धीमे चल रहा है ये। ओके, तो 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन हुआ। अब ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं जिनकी चर्चा हो सकती है। जैसे ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये लागू कब हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुआ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, चूंकि 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन था, तो 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाते हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें तो केवल 7 देश थे और वर्तमान में लगभग 171 देश हैं। 7 बढ़ता बढ़ता अब बहुत 7 बढ़ गया है। और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल के बाद ये अपना कोप भी करते हैं। कोप का मतलब है दुनिया भर के कई सारे देश एक साथ आते हैं और बौद्ध संगीति की तरह भाई यहाँ पर भी एक संगीति होती है, एक वैचारिक मंथन होता है।
और इस वैचारिक मंथन का मुख्य उद्देश्य यह है कि रामसर सम्मेलन को बचाने के लिए यदि किसी देश के पास कुछ इनिशिएटिव है, यदि किसी देश के पास कुछ इनोवेट प्रोग्राम है, तो वो आकर के यहाँ रख सकते हैं, अपना कुछ बौद्धिक मत रख सकते हैं, ताकि कि आखिर इन्हें बचाने के लिए किस प्रकार की कवायदें अपनाई जाएं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक कुल मिलाकर के 14 कोप हो चुके हैं, और जो लास्ट कोप हुआ था वो चीन के वुहान में 2021 में, मतलब 3 साल बाद अब लगभग होगा मेरे ख्याल से 2024 में अगला होना चाहिए। तो ये भी एक खास महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है करंट अफेयर के संदर्भ से। चलिए, अब सबसे खास बात है, यदि हम वेटलैंड को देखें और जैसे हमने इसकी इन्वायरमेंट इंपोर्टेंस को देखा है, एक बहुत ही खास पहलू इसके साथ जनरेट होता है, और वो पहलू आप देखिए कि आर्द्र भूमियों को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, भाई बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि यह खाद्य उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ मछलियां हैं, यहाँ जो है तमाम सारे जो है ऐसे जलीय जीव हैं जिनका भोजन के रूप में उपयोग होता है। यही नहीं बल्कि कृषि के रूप में भी उपयोग होने के संदर्भ में भी इन्हें क्या बोला जा रहा है? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। और इन्हें बोला जा रहा है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखेंगे यूपीएससी ने भी इस पे एक सवाल पूछा हुआ है, और इसके अलावा इसे पृथ्वी का स्पंज भी कहा जाता है। देखिए, इन्हें पृथ्वी की किडनी कहते हैं। एक सवाल पूछा गया कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के फेफड़े आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय और वर्षा वनों को कहते हैं, जैसे अमेज़न के जंगल हो गए, कांगो के जंगल हो गए। और इन्हें कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं किडनी ऑफ द लैंडस्केप। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का हमारे शरीर में काम होता है कि वह रक्त का शुद्धिकरण करती है, ठीक है, तो ब्लड को फिल्टर करती है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जो है पूरे इन्वायरमेंट में स्पष्ट तौर पर ये जल का फिल्टराइजेशन कर रहे हैं, ये जल को फिल्टर कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर ये जल का फिल्टर क्या क्या है? तो जैसे अभी हमने बात की, ये एक अवतलित क्षेत्र है, और जैसे जैसे वाटर यहाँ इकट्ठा होता है, जैसे बाढ़ के समय सबसे बड़ी मदद करते हैं ये। जब पानी ज्यादा आता है तो धीमे धीमे पानी को कहाँ ले जाते हैं? इनके द्वारा जो है जल को भूमि के अंदर, जल को धीमे धीमे जो है भूमि के अंदर पहुंचाया जाता है। यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को ये क्या करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ये जो है इंक्रीज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि जल संरक्षित है, इसका मतलब है कि कृषि संरक्षित है, इसका मतलब है कि आवास संरक्षित है, इसका मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर संरक्षित है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के लिए भी उपयोग होने वाला पानी संरक्षित है, इसका मतलब है महानगरों का जीवन संरक्षित है, और इसका मतलब है कि मानव संरक्षित है। तो एक तरीके से बोला जाए तो यह पृथ्वी के स्पंज के तौर पर काम कर रहे हैं, और यह जो है पृथ्वी में किडनी की तरह काम कर रहे हैं। तो धीमे धीमे स्वच्छ जल को बढ़ा रहे हैं। और इसके यही नहीं, ये जो कार्बन इमिशंस है, यानी कि जो कार्बन का उत्पादन है उसको भी ये क्या करते हैं? यानी कार्बन को अवशोषित करते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि यह पर्यावरण में होने वाले कार्बन के बढ़ती हुई मात्रा को भी ये रोक सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। परिणाम ये होगा कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में यह एक महत्वपूर्ण और मददगार भूमिका निभा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी के लिए इसमें इतना काफी है। कुछ और बातों पे हम आगे आएंगे। देखिए, कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। जैसे सबसे अधिक जो है रामसर साइट जो है वो किसके पास है? तो सबसे अधिक रामसर साइट्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पास है, लगभग 175। इसके बाद लगभग 145 के आसपास जो है मैक्सिको में है। भारत में 75 हो चुकी हैं, तो 100 कदम दूर हैं हम। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रामसर साइट्स में जो है, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रामसर साइट्स जो है बोलीविया के पास है। विश्व की पहली रामसर साइट, ये एक बार पूछा गया था यूपीएससी के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि विश्व की पहली रामसर साइट, तो यह है कोवोर प्रायद्वीप, दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसे 1974 में जोड़ा गया था। ओके, अब सवाल है भारत में। भाई भारत ने भी रामसर साइट्स में जो है हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 1981 के आसपास जो है इसमें हस्ताक्षर किया, 1 फरवरी 1981, आर्द्र भूमि के भी एक दिन पहले। चलिए, तो भारत ने भी इसमें अपनी भूमिका दर्ज कर दी है, भारत ने भी अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज कराई है। अब आप देखिए, भारत इसमें हस्ताक्षर करने के बाद जो है, हालांकि भारत जो है इस संधि में शामिल हो रहा है 82 में, 1 फरवरी 1982 में, लेकिन भारत में जो है रामसर साइट्स जो है इससे पहले भारत में 1981 में। तो ये एक खास पहलू है, ये आपको विचलित कर सकता है, तो इसलिए इसे भी आप देखें। तो भारत में पहली रामसर साइट्स 1981 में। अब आप देखिए, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में सबसे पहले, और दूसरा है चिल्का झील। इन्हें सबसे पहले भारत में जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया था।
तो दो बहुत बड़े हमारे रामसर साइट क्षेत्र हैं, एक है केवलादेव, अब ये राष्ट्रीय उद्यान लिख रखा है, दरअसल केवलादेव के अंदर जो है एक आर्द्र भूमि है, इसलिए उसके साथ इसे मर्ज किया है। दूसरा चिल्का। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश अभी बोल रहे होंगे, जो कि गलत है ना। तो एक बार सर्च करके बताइए, आगे उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन है ना, सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। और भारत का सबसे छोटा जो है वो है रेणुका। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, यानी सबसे बड़ा सुंदरबन है और सबसे छोटा रेणुका है। यह इस बार, अभी अगर आपको पता है तो ये इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। चलिए, तो यहां तक तो हमारी बात हो गई है कि रामसर क्या है, किस प्रकार की है। अब देखते हैं कि आखिर भारत में इनकी क्या स्थिति हो चुकी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई भारत में 75 हो चुके हैं, है ना, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें देखना है। चलिए, ओके, एक और खबर है मध्य प्रदेश के संदर्भ के साथ ही अगर आप देखेंगे तो एक माह में मध्य प्रदेश को मिली तीसरी रामसर साइट्स। क्या आप इसे साफ देख पा रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, एक माह में मध्य प्रदेश को मिली तीसरी रामसर साइट्स। इंदौर का यशवंत सागर भी अब रामसर साइट्स का हिस्सा हो चुका है। तो देखिए कि क्या है, इससे पहले मध्य प्रदेश में 2002 में, है ना, भोज को पहला जो है रामसर साइट घोषित किया गया था, और उसके बाद से सूखा पड़ा है ना। और ये सूखा कितने सालों का सूखा, ये 20 सालों का सूखा है, और इस 20 सालों के सूखे को इस बार पार किया गया है आजादी के अमृत महोत्सव में। चलिए, पर्यावरणीय मंत्री जो है श्री हरदीप सिंह डंग ने इंदौर के यशवंत सागर तालाब को मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट का दर्जा मिलने पर मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाइयां दी हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा यहां देख लेते हैं कि आखिर ये 3 है कि 4 हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले भोज था 2002 में, और भोज के बाद 3 रामसर साइट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो कौन से वो 3 नए रामसर साइट्स हैं, पहले तो हम उसे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आप जरूर नोट कर सकते हैं, ये आपके बेहद काम का डेटा है। देखिए, भोजताल एक बड़ा तालाब है भोपाल में 2002 को। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला है जो है सांख्य सागर शिवपुरी में, ठीक है। और फिर इसके बाद है सिरपुर तालाब इंदौर में, जो कि 3 अगस्त 2022 को। और उसके बाद है यशवंत सागर इंदौर में, ये 13 अगस्त 2022 को। इसका मतलब है ये जुलाई में और ये अगस्त में लगभग 1 महीने के अंदर जो है, यानी 20 दिन के अंतराल में लगभग 3 नई रामसर साइट्स मिली हैं, जबकि 20 साल पहले केवल 1 हुआ करती थी। तो ये आप समझ सकते हैं। अभी जो हालिया में लास्ट जो ऐड हुई थी वो थी यशवंत सागर इंदौर में। आप देखिए, 2 इंदौर में है, एक शिवपुरी में है और एक भोपाल में है। एक और खास बात आपको बता दें, अगर इससे कोई एक खास सवाल अगर आपसे पूछ सकते हैं, वो सवाल ये हो सकता है कि जो पहला वेटलैंड है भोपाल में, ये अगर आप देखोगे तो यह, अच्छा, वेटलैंड में वेटलैंड प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ से जो पहला वेटलैंड आप देख रहे हैं, यह भी कृत्रिम है, राजा भोज के समय डेवलप हुआ था। इसके बाद सांख्य सागर झील जो है, यह भी जो है मानव निर्मित है, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल लेक है। और इसके अलावा यदि बात करें सिरपुर तालाब, यह भी होलकरों ने बनवाई थी, और यशवंत सागर यह भी होलकरों ने बनवाई थी। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में कोई भी अभी नेचुरल साइट्स इसमें शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में जो चारों की चारों साइट्स हैं, ये चारों की चारों साइट जो है आर्टिफिशियल लेक हैं। इस बात को आप अच्छे से मेंशन करना। देखिए, आपको एक एक करके इन साइट्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में 1 महीने में मिली है तीसरी रामसर साइट, और यशवंत सागर को अभी इसमें हालिया में शामिल किया गया है। तो ये इंदौर का दूसरा होगा और प्रदेश का चौथा तालाब होगा, ठीक है, जैसे रामसर साइट्स में दर्जा मिला है। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे यशवंत सागर के बारे में, तो यशवंत सागर जो है, इसका निर्माण जो हुआ था, ये होलकर महाराज जो है तुकोजी राव थर्ड ने जो है इंदौर के पश्चिमी हिस्से में जलापूर्ति के लिए 1900 ईस्वी के समय इसे बनवाया था, और अपने बेटे यशवंत राव द्वितीय के नाम पर इसका नामकरण किया था। तो इसे बनवाया किसने था? इसे जो है बनवाया गया था जो है तुकोजी राव थर्ड ने, है ना। इसका निर्माण जो है तुकोजी राव थर्ड ने कराया था लगभग 1900 शताब्दी में, और इन्होंने अपने बेटे यशवंत राव द्वितीय के नाम पे इसका निर्माण कराया है।
एक तो ये खास बात है, और इसके अलावा यदि आप शिवपुरी में देखोगे तो इसके बारे में भी है, इंदौर में यशवंत सागर झील। ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे यशवंत सागर। ओके, अब बात करते हैं सांख्य सागर की। अगर आप सांख्य सागर को देखोगे तो शिवपुरी की जो सांख्य सागर झील है यह भी रामसर साइट्स में, अब ये सबसे पहले शामिल हुई थी 26 जुलाई 2022 को, है ना। ओके, आप देखिए जो ये सांख्य सागर है इसे महाराजा माधवराव सिंधिया ने 1918 में बनवाया था, यानी इससे पहले यशवंत सागर सन 1900 में बनी थी, है ना। और इसके बाद यदि हम बात करें माधवराव सिंधिया के द्वारा ये 1918 में बनवाई गई थी सांख्य सागर झील, है ना। तो यह भी जो है एक कृत्रिम झील है जो कि मानव निर्मित है। ओके, तो मैं समझ रहा हूं। और इसके अलावा जो हमारी सिरपुर रामसर साइट है इंदौर की, वह भी होलकरों ने बनवाई थी। और इससे पहले भोज, तो वो तो है ही आर्टिफिशियल। इसका मतलब है ये चारों हो गई, इनके बारे में आप ये तथ्य याद कर सकते हैं। ओके, तो पर्यावरणीय महत्व देख लिया हमने इनका और कुछ खासा महत्व देख लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके पूर्व प्रश्नों की ओर। देखिए, ओके, एक और खास पहलू है इससे जुड़ा हुआ। आप देखिए 2021 में यदि आप देखोगे 2021 में, तो 2 फरवरी 2021 को जो वेटलैंड डे मनाया गया था उसका थीम आपसे पूछ सकते हैं। तो 2021 में इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि एवं जल। और यदि आप 2022 में देखोगे तो 2022 में इसकी जो थीम है, 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम रखी गई है वो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, तो यानी कि प्रकृति और मानव के लिए जो है वेटलैंड कार्यशीलता। तो यह एक और हो गया। चलिए, इन सब के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर वेटलैंड को लेकर के क्या इसका खासा महत्व है। सबसे खास पॉइंट इसके महत्व को लेकर के ही है कि वेटलैंड का आखिर क्या महत्व है। देखिए, ये मेंस के पर्पज से ये खास पहलू हो सकता है कि वेटलैंड के महत्व को समझाइए। मैं इस महत्व की क्यों बात कर रहा हूं, इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। जरा देखिए, देखिए आर्द्र भूमियां। ओके, ये देखिए 2018 में यूपीएससी के मेंस में ये सवाल पूछा गया था, 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था। तो ये सवाल पूछा गया था कि आर्द्र भूमियां क्या हैं और आर्द्र भूमि संरक्षण के संदर्भ में बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भारत में रामसर स्थलों के 2 उदाहरण बताइए। यानी यूपीएससी ने भी इस पे मेंस के स्तर पे ये सवाल पूछा है कि आखिर इसके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को लेकर के क्या संकल्पना है, यानी कि रामसर साइट्स को लेकर के इसकी उपयोगिता को लेकर के इसका क्या खासा महत्व है। और एक सवाल पूछा गया था इस बार, अच्छा यह भी एक सवाल देखिए, ये एक सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये सवाल था, यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती है। यानी कि पहली बार यूपीएससी ने इसको इस संदर्भ से पूछने की कोशिश की कि आर्द्र भूमियां क्या है। आर्द्र भूमियां किडनी है, किडनी ऑफ अर्थ। और इस संदर्भ में जो है आर्द्र भूमियों के संदर्भ में क्या कथन सत्य है। तो आप देखिए, अब ये जो सवाल पूछा ना यूपीएससी ने, कई बार क्या होता है मैं जो देख पाता हूं उसमें ये होता है कि लोग यूपीएससी को एकदम नजरअंदाज करते हैं, एमबीपीएससी के संदर्भ में भी। तो मैं आपसे कहता हूं यूपीएससी का जो प्रश्न है वो एमबीपीएससी का उत्तर है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जो प्रश्न पूछा गया है ना, आप इसे थीसिस में या आप इसे निष्कर्ष में उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना, आप बस सिर्फ ये लिख दीजिए कि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन क्या है, पृथ्वी के फेफड़े हैं। तो वहीं निश्चित ही आर्द्र भूमियां क्या है, इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। और इतनी लाइन आपके लिए निष्कर्ष में काम आ जाएगी, या यही लाइन आप थीसिस में भी लिख करके अपने उत्तर को क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये, और एक तो ऑथेंटिक है, यूपीएससी ने पूछा है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आप न सिर्फ करंट से अपडेट है, बल्कि ये समझ में आता है कि आप चीजों को कितना एनालिटिकल सोच पाते हैं। तो मैं समझता हूं ये अभी के लिए इतना काफी है, छोटी सी क्लास है, आगे बात करेंगे। देखिए, एक और प्रीलिम्स से सवाल पूछा गया था, और ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित
युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपके पास 4 जो है रामसर साइट बताई गई थी और ये पूछा गया था ये रामसर साइट इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो ये इस बार 2022 का सवाल है, 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है और इसमें इन्होंने दिया था हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है और रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में है और सस्थमकोटा झील तमिलनाडु में है। अच्छा, इससे पहले एक सवाल पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ हैं और मैं आपसे कह रहा था आप इसका उत्तर निश्चित ही उत्तर प्रदेश खोज रहे होंगे, बट अब आपको बता दें कि अब जब 75 रामसर साइट हो गई हैं तो इसमें सबसे अधिक रामसर साइट अब हो चुकी हैं तमिलनाडु में। मेरे ख्याल से 14 रामसर साइट हैं जो अभी तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 और 11 के आसपास हैं। अच्छा, अब अगर हम इस युग्म की बात करें तो इसमें से क्या सही है, ये एक सवाल पूछा गया था। इसके उत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये समझना है कि आर्द्रभूमियां कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में ये बिल्कुल सही है। दूसरा रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, ये अभी हमने देखा था ये भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। इसके अलावा रुद्रसागर झील ये कहाँ है, ये है त्रिपुरा में। और चौथी है सस्थमकोटा झील, ये गलत है, सस्थमकोटा जो है वो केरला में है। इसका मतलब है पहली, दूसरी और तीसरा ये तीनों ही युग्म सही हैं, चौथा युग्म सही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा केवल 3 युग्म ही सही है। तो मैं समझ रहा हूं फिलहाल के लिए ये काफी रहेगा। अब इसके महत्व की बात करते हैं। भाई क्या महत्व है इसका, देखिए बहुत बढ़िया। देखिए आर्द्रभूमियों का महत्व, अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हम बात कर चुके हैं तो फिर आर्द्रभूमियों के महत्व से अब ज्यादा कुछ खास बातें नहीं हैं। आर्द्रभूमियां हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भाई हैं तटीय इलाकों की रक्षा, बहुत बढ़िया, तटीय इलाकों की रक्षा यानी कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही प्रदूषण के प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। बोलिए हमने इसी के संदर्भ से ये समझा था कि इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पृथ्वी का स्पंज या फिर किडनी बोलते हैं, किडनी ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये प्रदूषकों को क्या करती हैं, अवशोषित यानी सोख लेती हैं। सेम यही काम किडनी करती है। हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व है जो ब्लड के साथ आए हैं उन्हें सोख लेना और ब्लड को शुद्ध करके आगे की ओर बढ़ाना। तो यह भी हमारे पृथ्वी पर वाटर को क्या करती हैं, वाटर को कंजर्वेट करती हैं, अशुद्ध जल को ऊपर रखती हैं और शुद्ध जल को नीचे की ओर जाने देती हैं। चलिए, मानव विकास और ग्रह पर जीने के लिए वेटलैंड महत्वपूर्ण है। 1 बिलियन से अधिक लोग इस पर जीवित रहने हेतु निर्भर हैं। 1 बिलियन यानी कि लगभग 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ बोले तो 1 अरब, 1 अरब बहुत आबादी होती है। भारत की आबादी अब देखिए लगभग 125 करोड़ के आसपास है, शायद अब तो 140 के आसपास होनी चाहिए। तो लगभग इतनी बड़ी आबादी यानी 100 करोड़ लोग जो है इस पे डायरेक्टली डिपेंड हैं। तो ये भी एक खास बात है। दूसरा, ये भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिए, आनुवांशिक संसाधनों के लिए, जल विद्युत हो गया। भूमि आधारित कार्बन में 30% पीटलैंड एक प्रकार की आर्द्रभूमि को संग्रहित करती है। इसके अलावा परिवहन, पर्यटन, लोगों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए और कई आर्द्रभूमियां प्राकृतिक सुंदरता के लिए, आदिवासी उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए तो ये कई सारे महत्व तो इस संदर्भ से निकल सकते हैं। मैं ओवरऑल जो समझ पा रहा हूँ इसका सामाजिक महत्व है, इसका आर्थिक महत्व है ही, क्योंकि इससे दवाएं, इससे औषधि, तमाम सारी चीजें आ रही हैं। और आर्थिक महत्व तो इस संदर्भ से भी है कि आर्द्रभूमियों के आसपास कुछ ऐसी इंडिजीनियस प्रजातियां हैं जिनको धीमे धीमे करके, जैसे अभी वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग हो रहा है, दवाओं बनाने में इनका उपयोग हो रहा है। तो हर प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महत्व इनका क्या है ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंस पे बात करें, कभी आगे बात करेंगे, अभी समय कम है। चलिए, क्या खतरा है इनको लेकर के, क्या समस्या है इनको लेकर के, आर्द्रभूमियों को लेकर के, ये हम अभी बात कर चुके हैं। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अर्बनाइजेशन एंड द सेकंड थिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बढ़ती हुई आबादी। यानी कि जितनी तेजी से जो है क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। अब क्या हो रहे हैं, अब देखिए जैसे मैं एक खास बात होता है जब अपन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, डीएम पढ़ते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जैसे जो आर्द्रभूमियां हैं, बहुत बढ़िया, अब जैसे ये आर्द्रभूमि है मान के चलो, है ना, ये वेटलैंड है। अब हो क्या रहा है, वेटलैंड क्या करते हैं, जैसे ही बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय इसका जो जल स्तर है वो मान के चलिए इस एरिया तक पहुंच जाता है।
बाढ़ के समय मान के चलिए इनका जल स्तर इस एरिया तक पहुंच जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जाहिर सी बात है हमारे गांव देहात में ये होता था कि जो ये एरिया होता था, इसे ये जो पूरा वाटर कैचमेंट एरिया है, इस पूरे एरिया में यानी जहां तक जल भरा हुआ है पहले और इस जल भरे होने के बाद का ये जो एरिया है इसे खाली रखा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन तेजी से बढ़ रहा है, ह्यूमन हैबिटेशन इंक्रीज कर रहा है। अब मान के चलिए यहां पर कोई ह्यूमन हैबिटेशन आ गया, ये मान के चलिए कोई ह्यूमन हैबिटेशन हमने यहां बना लिया है। अब कोई मान के चलिए ये घर यहां पे मान के चलिए बना हुआ है। अब जैसे ही बारिश होगी तो इसका तो वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो अब आपका घर भी किस में आएगा, डूब क्षेत्र में आएगा। और अब आप कहोगे क्या आ गई है, बाढ़। तो इसका मतलब है बाढ़ थोड़ी आई है, बल्कि आप बाढ़ में पहुंच गए हैं। तो आर्द्र भूमियों के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ने से अब हम धीमे धीमे बाढ़ की ओर पहुंच रहे हैं। इससे एक तो बड़ी समस्या क्या आ रही है कि हम ये कह रहे हैं कि क्या बाढ़ तेजी से बढ़ रही है, बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है, बाढ़ की बारंबारता नहीं बढ़ रही है। कि हमने क्या किया है, हमने जो अर्बनाइजेशन की जो प्लानिंग की है वो बहुत गड़बड़ है, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, वो जो अर्बनाइजेशन की जो गलत प्लानिंग है उसका परिणाम है कि अब बाढ़ बाढ़ हम तक थोड़ी आ रही है, अब हम बाढ़ में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तेजी से ये बाढ़ हमें दिखाई दे रही है। ये बाढ़ प्रकृति की नहीं है, ये बाढ़ हमारी है। ये बाढ़ है हमारे उस अबौद्धिक परिणाम का नतीजा है जो हमने जो है तीव्र जनसंख्या विस्फोट के कारण कहीं पर भी किसी भी रूप में हमने जनसंख्या दिवास को बढ़ाया है, जिसका परिणाम दिख रहा है। खैर शहरीकरण है वही भी उतना बेहतर नहीं है, इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ह्यूमन हैबिटेशन होगा तो जो ह्यूमन एक्टिविटी है वह क्या करेगा, जो जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे धीमे धीमे वो अपना सारा पॉलीथीन उसमें डालेगा, अपना सारा मलमूत्र उसमें डालेगा। परिणाम क्या होगा, तमाम सारे स्तर पर धीमे धीमे पूरी वाटर बॉडी खराब हो जाएगी, और जो जलीय पारितंत्र है उसका जो जैविक तंत्र है, जो उसका बायोम सिस्टम है, वह भी खराब करेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आर्द्र भूमियों के साथ, वो सिर्फ एक ही समस्या है। मुझे लगता है सारी समस्याओं की जड़ प्रकृति के लिए क्या है, ह्यूमन। तो क्या किया जाए, ह्यूमन को नष्ट कर दिया जाए, सारी समस्याएं सॉल्व। ओके, ऐसा नहीं है ओके, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, हमें बेहतर जो है शहरी नियोजन करना है। न सिर्फ बेहतर शहरी नियोजन करना है बल्कि बेहतर जानकारी हासिल करनी है। और सबसे खास बात यह है कि पर्यावरण और भूगोल ये दोनों ही जिस तरीके से जुड़े हुए हैं उनके खास पहलू को पहचानना है कि किस स्थान पर, जैसे कई बार अपन इस तरीके से पढ़ते हैं कि कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो सरकारों को भी चाहिए कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र को पूरी तरह से क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है रामसर। तो चलिए इनके सामने क्या खास समस्या आ रही हैं उनको एक बार देखते हैं। देखिए, तो आर्द्र भूमियों पर गठित पीआईबी जैव विविधता, ये तो हमारी खबर ही है। तो आर्द्र भूमि मानव निर्मित जो है, मानव की गतिविधियां और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है जंगलों की तुलना में 3 गुना तेजी से क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। ओके, यूनेस्को के अनुसार आर्द्र भूमियों के अस्तित्व पर खतरा है। विश्व के 39% वनस्पतियों और जीवों पर अब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि लगभग आर्द्र भूमियों पर निर्भर हैं या प्रजनन करते हैं। अब आप देखिए आर्द्र भूमियां कितना बड़ा उनके लिए हैबिटेशन का काम करती हैं, और वो 40% क्षेत्र अब क्या होगा, वो 40% वनस्पति और जीव अब धीमे धीमे जो है डेंजर्ड एरिया की ओर बढ़ेंगे। प्रमुख खतरे, कृषि, विकास, प्रदूषण और ये तमाम सारी। भारत में आर्द्र भूमियों को लेकर के क्या स्थिति है, लगभग 4.6% भूमि जो है आर्द्र भूमि के रूप में है, और 15 मिलियन लोग, 15 मिलियन यानी कि लगभग जो है 1.25 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। भारत में अभी तो ये गलत डेटा है, भारत में अभी बात कर चुके 75 आर्द्र भूमियां हैं। तो ये खतरा भी हमने देखा तेजी से बढ़ रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो जैसे हमने देखा था कि आर्द्र भूमि है क्या, आर्द्र भूमि कैसे डेवलप हो रही है। तो आर्द्र भूमि के डेवलप होने का कारण लगभग भारत के हर वे क्षेत्र, किसी भी भौगोलिक उच्चावची क्षेत्र जो कि अवतरित भाग को दिखाते हैं, जहाँ पानी आकर के इकट्ठा होता है, वो आर्द्र भूमि है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्द्र भूमियों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। आर्द्र भूमियों को लेकर के विश्व भर में वैश्विक स्तर पे जो रामसर सम्मेलन था उसका हमने स्वरूप देखा। फिर भारत में कितनी हो चुकी है, मध्य प्रदेश में कितनी हो चुकी है, और अंत में हमने देखा इसके महत्व और इसके खतरों को। अब बात करते हैं इसके प्रमुख प्रयासों को। प्रयासों के स्तर पे देखेंगे तो एक खास बात है कि
एक तो आप देखिए सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। दरअसल आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2010 में पहली बार एक अच्छे नियम, अच्छा इससे पहले भी अगर बात करें तो आर्द्र भूमियों के लिए जो है यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर आप देखोगे भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है 48A। 48 कहां गया? 48, अच्छा धीमे धीमे आएगा। ओके 48A, ठीक है। दूसरा जो है वो है 51AG है ना, 51AG नहीं होगा, 51G होगा, ठीक है। ओके, अब ये पेन उतना चल नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ही लिखते हैं। ओके, तो एक तो आर्टिकल 48A में और दूसरा आर्टिकल 51(1)G में इसको जोड़ा गया है। तो दो बहुत विशिष्ट आर्टिकल हैं जिसमें जो है पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के बात करी गई है। इसके अलावा भी यदि हम देखेंगे इसके बाद भारत में 1986 का एक अधिनियम है जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। उसमें भी वेटलैंड के संरक्षण को लेकर के बात कही गई थी। ऐसे तमाम सारे आर्द्र और झील संरक्षण को बात थी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक 1986 में ही एक और इसमें टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है जिसे इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तो जो इको सेंसिटिव जोन है ESZ कहते हैं, वही भी आप देखोगे कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया भी कंजर्वेट होता है, इको सेंसिटिव जोन, जो कि ह्यूमन हैबिटेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन से तटस्थ रहता है। इसके अलावा मूल रूप से डायरेक्ट अगर हम देखें तो स्पष्ट तौर पे आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2010 में पहली बार नियम बनाए गए और इन नियमों में तमाम सारी बातें थी। इसी 2010 में जो नियम बनाए गए थे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, उसमें पहली बार आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया था और उसी के साथ बनाया गया था सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसको हटा दीजिए कंप्यूटर महोदय। ओके, तो हमने बात की 2010 में जो है आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया और फिर 2017 में नए नियम है जो वर्तमान में लागू हैं। तो 2017 में आर्द्र भूमि संरक्षण के खास नियम अभी लागू किए गए हैं। देखते हैं, उनको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, वो आपके काम के हो सकते हैं। उद्देश्य, ओके ओ भाई धीमे धीमे। ओके, देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भी तटीय सीमाओं के ख्याल के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जो है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM बनाया गया है इसके साथ ही। और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, ये एक सवाल आ सकता है 3 मार्कर में, ये मेंस के पर्पस से खास सवाल है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्या है। दूसरा सवाल हो सकता है कि किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसे कहते हैं, ठीक है, और पृथ्वी का स्पंज किसे कहते हैं। ये 3 सवाल 3 मार्कर में इससे पूछे जा सकते हैं। और खास बात है, चलते चलते इसे भी देख लेते हैं भाई, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? जो क्रिटिकली स्टेज में जो हमारी लेक्स, जो हमारी वेटलैंड पहुंच गई हैं, यानी ऐसे ही स्थिति हो गई है जहां पे अब बहुत बुरी हालात हो चुकी है। बुरे हालात का मतलब है कि अब वो अंतिम स्थिति में है, अंतिम अवस्था में है हमारी आर्द्र भूमियां जो दम तोड़ रही हैं, अब उन्हें बचाना है। तो उन्हें बचाने के लिए जैसे मैंने कहा कि अब इतनी कमजोर अवस्था है कि अगर कुछ भी अगर और हुआ, अगर थोड़ा सा भी ह्यूमन एक्टिविटी या कोई अन्य प्रकार की प्रक्रिया हुई जिससे कि वह नष्ट हो सकती है, वहां की इंडिजीनियस स्पीसीज, वहां की इंडिजीनियस बायोडायवर्सिटी पर खतरा हो सकता है, तो फिर ऐसी वेटलैंड को घोषित कर देते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। ना अब सवाल यह है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भारत की लगभग कितनी झीलें इसमें शामिल हैं। तो इससे पहले की 3 झीलें इसमें शामिल थी या 3 वेटलैंड इसमें शामिल थे। उनमें एक था सबसे पहले चिल्का थी, चिल्का के अलावा दूसरा हमारा जो स्टार्टिंग में जो दोनों हमने शामिल किए थे 1981 के आसपास भारत में जो पहली बार जो 2 वेटलैंड शामिल हुए थे, जिसमें केवलादेव और दूसरा था उसमें चिल्का, और तीसरा एक हमारा वेटलैंड है जो कि मणिपुर में स्थित है जिसका नाम है लोकटक झील, है ना, लोकटक। तो 3 ऐसे थे जो हमने इसमें शामिल किए थे, लेकिन चिल्का में काफी अच्छा काम हुआ राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। तो चिल्का को क्या किया गया, चिल्का को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, और चूंकि चिल्का मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर हो चुकी है तो वर्तमान में अब केवल 2 बचे हैं, एक केवलादेव जो भरतपुर राजस्थान में है और दूसरा लोकटक मणिपुर में। ओके, तो
यहां से आप देख सकते हैं आर्द्र भूमियों को जिसमें सूचीबद्ध किया जाता है जिन पर मानवीय अतिक्रमण तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। चलिए, तो केवलादेव है और लोकटक है, केवल ये दो हैं। और 2002 में जो है हटा दिया गया था चिल्का को, है ना, क्योंकि वह साफ हो चुकी थी। ओके, आर्द्र भूमियों का महत्व तो ये हमने देख ही लिया है। ओके, तो जो जो एंगल हमने इसमें कवर किए हैं एक बार हम उसे देख सकते हैं। देखिए, तो आर्द्र भूमियां क्या है, हमने इसे देखा। ठीक है, आर्द्र भूमियां क्या है, दूसरा है उनका उद्भव कैसे हुआ, उनकी स्थिति विश्व में और भारत में। विश्व में अगर मैं जैसे अभी विश्व में बात करने की ज्यादा खास बात नहीं है, हम ये बात कर सकते हैं जैसे विश्व में सबसे अधिक अभी हमने देखा कि ब्रिटेन में लगभग 175 और उसके बाद मैक्सिको में और भारत में लगभग 75 के आसपास हैं, है ना। अगर ये भी पूछ सकते हैं, जैसे ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो सकता है, विश्व में पहली रामसर साइट अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ड, तो ये इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। भारत में तो फिर हमने अभी देखा ही इनका क्या खासा महत्व, तो इनको लेकर के क्या चिंताएं हैं और क्या इसको लेकर के प्रयास किए गए हैं। और फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में वेटलैंड क्या है, वो ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन सी प्रमुख वेटलैंड है और मध्य प्रदेश में इसको लेकर के क्या प्रमुख कार्य योजना बनाई जा रही है और इसको संरक्षण को लेकर के क्या काम चल रहे हैं। ओके, जैसे ये कुछ खास सवाल हैं, देखिए, जैसे है आर्द्र भूमियों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आर्द्र भूमियों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, ईरान में हुआ। ठीक है, ये हमने देख लिया 2 फरवरी 1971 को। इसके बाद फिर 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ शहर रामसर कन्वेंशन। चलिए, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इट मींस वह इंप्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 को। 71 में जो है सम्मेलन हुआ, 75 में इसके रूल्स, इसके नियमों को लागू किया गया। रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया, तो यह 1975। अगला सवाल है कि भारत में रामसर कन्वेंशन का भारत कब हिस्सेदार बना, तो ये हमने देखा भारत जो है वो 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी यानी कि 2 फरवरी से एक दिन पहले, तो भारत 1 फरवरी 1982 को इसका सदस्य बना, 1 फरवरी 1982 को। इसके बाद विश्व का पहला रामसर साइट्स, ये भी हमने देखा, विश्व का पहला रामसर साइट्स क्या है, ये है कोबार्ग या कोबर्ग प्रायद्वीप, कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, अगला, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा था, ये वही है। इसके बाद जो है विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, ये हमने देखे थे 175 हैं यूनाइटेड किंगडम में, है ना, यूके में। ओके, जब आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें स्कॉटलैंड है, उसमें वेल्स है, उसमें ब्रिटेन है, साथ में उसमें उत्तरी आयरलैंड है, मिलकर के बनता है यूनाइटेड किंगडम। किस देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, ये वही सवाल है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा रामसर स्थल ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा रामसर स्थल अभी हमने देखा ये रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 0.2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा। ओके, ये लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। चलिए, कुछ और भी सवाल हैं। सबसे छोटा रामसर ये वही हो गया रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए, सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में, पहली बार ये रहा। भारत की पहली रामसर साइट्स, ये आपको याद आता होगा, तो एक चिल्का है और दूसरी कौन सी है, एक चिल्का और दूसरी केवलादेव, इन दोनों को लगभग एक साथ शामिल किया गया था 1981 में। ओके, ये देखिए, अक्टूबर 1981 में जो है चिल्का को और राजस्थान के केवलादेव को एक साथ घोषित किया गया था। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, तो ये अभी हमने आपसे सवाल पूछा ही है, सबसे अधिक तमिलनाडु में है। चलिए, अब इन प्रश्नों से भी बाहर आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमने इसके अधिकतम एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया है। ओके, चलिए, तो रामसर, चलिए, तो रामसर साइट्स के साथ ही अब आजादी के 75 वर्ष आगे मिलेंगे। इसी तरह आप
जो है हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए और आप अपने सुझाव अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी है, आपको लगता है कि इस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए, वैसे तो हमने कोशिश की है कि आगे आने मध्य प्रदेश में जो रोजगार निर्माण है और मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो समय-समय पर आपके लिए जो विशिष्ट खबरें लाई जाएंगी, उन खबरों पर हम विशिष्ट वीडियो जो है आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।